सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक महोदय को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से गणना प्रपत्र को भरते समय अनेक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है जो सभी प्रगणक के लिए कन्फ्यूजन का क्वेश्चन बना हुआ है। उनके मन में ये दुविधा हो रही है कि आखिर इस प्रश्न का कोड क्या लिखा जाएगा, कौन सा कोड भरा जाए ताकि वो कहता है कि उचित हो सके। तो आज हम उन्हीं कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्रिएट हो रहा है वो आवासीय भूमि से संबंधित है। सबसे पहले ये समझना है कि आवासीय भूमि का कंसेप्ट क्या है। आवासीय भूमि का मतलब ये हो गया कि वह मकान जिस भूमि पर बना हुआ है और उस मकान में जो परिवार रह रहा है, तो जिस भूमि पर मकान बना हुआ है वो उस परिवार के लिए वो आवासीय भूमि है। इसके अलावा और कहीं भूमि हो सकता है जहाँ पर भविष्य में मकान बनाया जा सकता है उस परिवार के लिए या उस परिवार के सदस्य के लिए। ये हो गया आवासीय भूमि। तो आवासीय भूमि का जो कोड डाला जाएगा आखिर किस में डाला जाएगा, प्रधान में डाला जाएगा या सदस्य में डाला जाएगा या दोनों में डाला जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि पिता जीवित है। देखिए कंडीशन 2 बन रहा है कि पिता जीवित है, तब क्या होगा, फिर पिता अगर मृत हो गए तब वो किन के नाम से डाला जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन में देखते हैं कि जब पिता जीवित है, पिता अपने सभी बच्चों के साथ है, यानी वो संयुक्त परिवार बना हुआ है, सिंगल परिवार है, पिता उस परिवार का प्रधान है, तब क्या होगा कि आवासीय भूमि जो है, क्योंकि ज़मीन भी पिता के नाम से ही है, तो जो आवासीय भूमि है, आवासीय भूमि कितना है तो पिता के सामने वाले कॉलम में डाला जाएगा। ये हो गया कि जब पिता प्रधान है और पिता जीवित है, पिता के नाम से ही क्या है कि वो ज़मीन है, तो पिता के नाम में वो डाला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है कि जब पुत्र अलग अलग हों। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पिता अपने बच्चों के साथ नहीं है, पुत्र को अलग अलग कर दिए। इसमें भी कई कंडीशन है, 1, 2, 3 कंडीशन हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि एक पिता का जो है से 2 संतान है, ठीक है। अब 2 संतान है, दोनों पुत्र को क्या किया, वो अलग अलग कर दिया। परिवार तो 2 बन गया। देखिए मकान यहाँ पर एक ही है लेकिन परिवार 2 बन गया। एक पुत्र इसमें है, एक पुत्र इसमें है, ठीक है ना। इस मकान में 2 परिवार है। ये पहला परिवार हो गया पहला बेटा, दूसरा परिवार हो गया दूसरा बेटा। अब ये जो मकान है जिस भूमि पर है वह भूमि आवासीय भूमि है। तो आवासीय भूमि आखिर किन के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि आवासीय भूमि प्रधान के नाम से होना जरूरी है। यहाँ तो प्रधान 2 हो गए लेकिन दोनों बेटा के नाम से है ही नहीं वो ज़मीन, तो किसके साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझा जाए, जैसे मान लीजिए कि पिता जो है से एक बेटे के साथ यानी पहला बेटा के साथ है, तब तो इसमें अगर मान लीजिए कि पिता को प्रधान बना दिए तो पिता के नाम से ये ज़मीन लिखा जाएगा, आवासीय भूमि होगा। लेकिन इसमें कैसे लिखा जाएगा, अब इसको इस तरह से समझा जाए। जब पिता ने पुत्र को अलग कर दिया तो उसको रहने के लिए ज़मीन दिया, रहने के लिए मकान बनाने के लिए जगह दिया, तब क्या हो गया कि यानी जगह दिया तो वह जगह जो है वो किसका हो गया, उसके बेटे के नाम से हुआ। यानी उस जगह पर कौन रह रहा है, तो उसका बेटा रह रहा है। तो वह जो मकान है जिस भूमि पर बना हुआ है वह भूमि क्या हो जाएगा, बेटा के नाम से भी वो आवासीय भूमि होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मकान एक ही है लेकिन इसमें परिवार 2 है, तब क्या होगा कि इसमें 2 भाग में ये जो है ना, ये भूमि आवास वाला भूमि जो है इसे 2 भाग में बढ़ जाएगा। ये हिस्सा के हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये दोनों पुत्र में आवासीय भूमि लिखा जाएगा। ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या है, आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि पुत्र 2 है और एक पिता, तो पिता भी अलग हो गए और दोनों पुत्र भी अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर 3 परिवार बन गया। तो 3 परिवार बन गया तो इस कंडीशन में कैसे हम आवासीय भूमि देंगे। तो जो मकान ये है, ये मकान जितना भूमि में है उस भूमि को क्या करना है, 3 बराबर भाग में बांट देना है, ठीक है तो पिता के नाम से ही, लेकिन पिता ने कहा कि ये दोनों बेटा को अलग कर दिया और इसको रहने के लिए जगह दिया। तो जब जगह दिया तो इसी मकान में है, तो ये मकान पर क्या है कि ये तीनों का हिस्सा हो जाएगा, यानी पिता भी एक हिस्सा रखेंगे और यहाँ पुत्र जो दोनों हैं वो भी अपना अपना हिस्सा होगा। तो जब आवासीय भूमि डालेंगे तो प्रधान तो 3 हो गया, तो तीनों प्रधान के लिए आवासीय भूमि देना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका 3 भाग कर दिया जाएगा और प्रत्येक भाग जो हिस्सा होगा वो सभी में डाला जाएगा। ये था दूसरा कंडीशन। अब तीसरा में ऐसा आता है कि मकान एक ही था, तब इसको कहा कि हम इसको 3 भाग में बांटे, 3 हिस्सा कर दिए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर मकान अलग अलग है,
ठीक है। जब मकान अलग अलग है तो ये मकान जो है जिस भूमि पर है वह भूमि क्या हो जाएगा, आवासीय भूमि। तो हो सकता है कि ये इसमें जो है ना, इसमें प्रधान जो है सो पिता है तो पिता के नाम से हो जाएगा। ये जो मकान है ये पहला बेटा का है तो पहला बेटा के नाम से हो जाएगा। ये मकान जो है ये दूसरा बेटा का है तो दूसरा बेटा के लिए आवासीय भूमि ये बन जाएगा। यहाँ पर अभी हम केवल आवासीय भूमि की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि कृषि भूमि रहेगा तो कृषि भूमि में क्या करेंगे, जब पिता के नाम से है, पिता जीवित है तो पिता किसी भी पुत्र के साथ है या अकेले है तो पिता के साथ में क्या होगा, कृषि भूमि लिखा जाएगा। यहाँ पर केवल हम आवासीय भूमि की बात कर रहे हैं कि आवासीय भूमि किस कंडीशन में और कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखें कि जब पुत्र अलग अलग है, किसी एक के साथ पिता है या किसी के साथ पिता नहीं है, वो अलग परिवार है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, किस तरह से करेंगे इसको एक बार फिर समझ लिया जाए। जब एक ही मकान में है तो मकान में वो परिवार कितना है, उस मकान का जो भूमि है जितना परिवार उतना हिस्सा लगा दीजिए और सभी का क्या करना है, आपको आवासीय भूमि में भूमि के माप के हिसाब से डाल देना है। ये था। अब इसमें आता है दूसरा कंडीशन कि जब पिता मृत हो चुके हैं और पिता के नाम से ही ज़मीन था। अब क्या होगा, आप जब गणना करेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ज़मीन जो है सो पिता के नाम से, पिता मर गए हैं, बेटा के नाम से हुआ नहीं है, तो आखिर ये आवासीय भूमि हम किस में डालेंगे। तो जब पिता मर गए तो पिता के बाद उसका हिस्सा जो होगा से किन का होगा, उसके पुत्र का होगा। अभी नहीं है तो पुत्र के नाम से ही उसका कागज़ बनेगा, भविष्य में पुत्र के नाम से ही वह ज़मीन होगा तो वह पुत्र में चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लिया जाए कि पिता मृत हो चुके हैं, अब यहाँ पर एक ही मकान में क्या हो गया कि ये दो भाग हो गया, यानी दो परिवार हो गया, ठीक है ना। एक ही मकान में जब दो परिवार हो गया, दोनों बेटा अलग अलग हो गया, इसका क्या करेंगे, इस जो मकान है इस भूमि का दो हिस्सा लगा देंगे और दोनों हिस्सा के बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों बेटा का आवासीय भूमि लिखा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कंडीशन ऐसा है कि ये मकान है, इसमें दोनों बेटा जो है सो साथ में है, ठीक है। जब दोनों बेटा साथ में पिता मृत हैं तब यहाँ पर जो प्रधान बनेंगे ना, उस प्रधान के नाम से वो आवासीय भूमि लिखा जाएगा, ये याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कंडीशन आता है, यहाँ तो एक ही मकान में क्या था कि दो परिवार था, लेकिन अब मकान जब अलग अलग हो गया और पिता के नाम से पिता मृत हो चुके हैं तो ये मकान जब कहता है अलग अलग है तो ये दोनों के लिए आवासीय भूमि अलग अलग हो जाएगा, दोनों के नाम से होगा, ठीक है। इस मकान का जो आवासीय भूमि इनके नाम से, इस मकान का जो भूमि होगा वो दूसरे परिवार के नाम से होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखा जाए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ दादा है, ठीक है, दादा के बाद पिता है और पिता के बाद कौन है, पिता के बाद पुत्र है। तो जब दादा मृत हो गए, जब अपने गणना क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ऐसा कंडीशन भी देखने को मिलेगा कि अभी जो ज़मीन है वो दादा के नाम से चल रहा है, दादा मृत हो चुके हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हो सकता है कि पिता भी मृत हो चुके हैं, तो क्या हो गया, जब पिता जीवित थे तो दादा का जो भूमि है वो किसका अधिकार था, वो पिता का अधिकार था, ठीक है ना, उस पर पिता का अधिकार था। पिता भी मृत हो चुके तो पिता वाला ज़मीन पर किसका अधिकार है, वो पुत्र का। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये पूर्वज से चला आ रहा है वो जो अगली पीढ़ी है वो प्रधान का ही हो जाएगा। ये ऐसा इसमें इसको लिखना है। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पति के साथ बाहर रह रहे पत्नी के लिए अस्थायी कोड क्या लिखा जाएगा, अस्थायी प्रवास का कोड। यहाँ पर क्वेश्चन इस ढंग से समझा जाए, जैसे मान लिया जाए कि आप अपने गन्ना ब्लॉक क्षेत्र में गए, वहाँ एक ऐसे परिवार मिला कि अपने बीवी बच्चों के साथ वो कहीं बाहर काम करता है, नौकरी करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई परिवार है तो उसका पति क्या है कि रेलवे में नौकरी करता है, तो उसकी पत्नी भी साथ गई है और कहता है कि छोटे बच्चे जो है उनके साथ वो भी गए हैं। तब यहाँ पर आपको अस्थायी प्रवास के कोड में देखने को मिलेगा कि जो नौकरी करने गए हैं बिहार के अन्य जिला में तो उसका दूसरा कोड, शिक्षा पाने के लिए गया है तो उसका दूसरा कोड, अन्य राज्य में गया है नौकरी करने के लिए या शिक्षा के लिए तो दूसरा कोड, किसी देश में गया है शिक्षा प्राप्त करने के लिए या नौकरी करने के लिए तो दूसरा कोड है। तो कहने का मतलब क्या, उसमें केवल नौकरी और शिक्षा के लिए कोड है और जो अपने मूल स्थान पर जो कहीं नहीं गया है उसके लिए लागू नहीं है। तब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लिया जाए कि उस परिवार में देख रहे हैं क्या कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, यानी वो पति जो है सो नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि अन्य राज्य में नौकरी के लिए कोड लिखा जाएगा। ठीक है, उसका बड़ा बच्चा है तो वहाँ पढ़ने गया है तो उसके लिए शिक्षा का कोड लिखा जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी क्या कर रही है, वहाँ गृहिणी का काम कर रही है, उसके लिए तो कोई बुकलेट में निर्देशित नहीं है,
तो उसका कोड क्या भरेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब इसका कोई कोड निर्देशित नहीं है तो उसके लिए लागू नहीं कर देंगे। यदि उसके साथ क्या छोटा बच्चा भी है तो छोटा बच्चा तो वहाँ कुछ नहीं करने गया है, तो जब छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी, और जो पत्नी है गृहिणी वहाँ बन करके रह रही तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, लागू नहीं, यानी उसको अपने मूल स्थान पर दिखा देना है, क्योंकि बुकलेट में इसके लिए कोई निर्देशित कोड नहीं है। अब इसके बाद आता है 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया होने की स्थिति में हम किसका कोड लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मोटर यान का जो कोड है उसमें जब भरना है, मोटर यान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 पहिया के लिए कौन कोड है, 3 पहिया के लिए क्या है, 4 पहिया के लिए क्या है, हो सकता है कि उस परिवार में एक सदस्य के नाम से जो है 2 पहिया भी है, 3 पहिया भी है और 4 पहिया भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम किसी एक ही का कोड न लिखेंगे, तो जो सबसे कीमती गाड़ी है, जो सबसे बड़ी गाड़ी है, उसी का कोड वहाँ पर लिखेंगे, यानी सबसे महंगी गाड़ी का कोड वहाँ पर लिख देंगे। अब आता है कि क्या प्रधान बदला जा सकता है या नहीं। प्रधान बदला जा सकता है, वो 2 स्थिति में बदला जाएगा। एक है कि जब आप मकान सूचीकरण करने गए तो प्रधान जिंदा था, लेकिन जब यहाँ पर गणना करने जा रहे हैं तो प्रधान मर चुका है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम उस परिवार के लिए प्रधान हम नया बनाएंगे। दूसरी स्थिति ऐसे भी हो सकती है, जैसे मान लिया जाए कि बाहर रहने की स्थिति में यदि आप चाहेंगे तो क्या है कि जब वो बाहर चले गए, अस्थायी प्रवास में हो गए, अब क्या है कि यहाँ पर है नहीं, उनका साइन कौन करेंगे, ये भी आपके मन में चल रहा होगा कि जब वो बाहर चले गए तो उनका सिग्नेचर कौन करेंगे, प्रधान का सिग्नेचर भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप उस परिवार के प्रधान को चेंज कर सकते हैं। प्रधान को चेंज कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले समझ लिया जाए। सबसे पहले क्या करना है कि मोबाइल ऐप को जब खोलेंगे तो जब सीरियल नंबर पहला जो आता है वहाँ पर प्रधान का नाम डालना है। जब आप प्रधान का नाम चेंज करेंगे तो नया प्रधान किसको बना रहे हैं, सीरियल नंबर 1 में डालना होगा, याद रखना है। और जब पुराना जो सबसे पहले से जो दिखा रहा है कि प्रधान, तो उसका नाम जो है ना सीरियल नंबर 2, 3, 4 कहीं पर भी डालेंगे, ऐसा इसको चेंज किया जाएगा। जब सीरियल नंबर पहला में नया प्रधान का नाम डालेंगे, उसका डाटा डालेंगे और प्रधान, और इसमें प्रधान से संबंधित जो कोड है उसमें 0 बंद करेंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद सभी सदस्य का डाटा फिर भर करके इसको सबमिट करेंगे। अब इसके बाद आता है कि नया नाम को कैसे जोड़ा जाएगा। तो नया नाम जोड़ने का जो काम है वो पर्यवेक्षक को दिया गया। पर्यवेक्षक अपने मोबाइल ऐप से किसी भी नए व्यक्ति का नाम वो जोड़ पाएंगे। ये प्रगणक के द्वारा नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रगणक के मोबाइल में ऐसा फंक्शन नहीं है। प्रगणक का क्या काम है कि जब जिस परिवार में सूचना मिला कि इसमें जो है एक संख्या अधिक हो गया या कोई नया व्यक्ति उसमें आकर के जुड़ गया, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे इसकी सूचना जो है अपने पर्यवेक्षक को देंगे कि उस परिवार में जो है एक सदस्य बढ़ गया है या 2 सदस्य बढ़ गया। हो सकता है कि उस परिवार में कोई बच्चा जन्म ले लिया, हो सकता है कि उस परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के शामिल हो गया। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तो प्रगणक क्या करेंगे, अपने पर्यवेक्षक को ये सूचना देंगे। पर्यवेक्षक जाकर के उसका सही जाँच करेंगे कि बात सही है या गलत है। अगर जाँच उपरांत सही पाया जाता है तब उस समय प्रगणक क्या करेंगे, अब उस प्रपत्र पर उस सदस्य का पूरा डाटा भरेंगे और पर्यवेक्षक क्या करेंगे, उस सदस्य का डाटा को वह मोबाइल ऐप में एंट्री करेंगे, यानी जोड़ने का काम करेंगे। ये था नया नाम को जोड़ने का तरीका। अब इसके बाद है कि सदस्यों की संख्या में परिवर्तन। सदस्यों की संख्या में परिवर्तन का मतलब ये है कि अधिकतर प्रगणक ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। जब हम मकान सूचीकरण करने गए थे तो उस समय वो जो परिवार का जो प्रधान था वो संख्या कुछ बता दिया, अब जब जा रहे हैं तो संख्या कुछ बता रहा है, यानी कोई प्रधान संख्या को अधिक बता रहे हैं और कोई प्रधान जो संख्या को कम करके बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि किसी परिवार का प्रधान जो है उसके परिवार में क्या था कि 3 सदस्य था, लेकिन उस समय क्या कर दिया, उस समय 4 सदस्य बना दिया या 6 सदस्य बता दिया था, अब बता रहा कि नहीं हम लोग 3 ही हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको जितना मोबाइल ऐप में संख्या दिखा रहा है उसके अनुसार आपको प्रपत्र में भरना पड़ेगा उसका नाम, भले ही उस नाम को फॉल्स क्यों नहीं भरते हैं। जो अभी 3 ओरिजिनल है उसका तो सभी डाटा भर देंगे, लेकिन जो नहीं है क्योंकि उसका फॉल्स भर रहे हैं तो फॉल्स नाम वहाँ पर भर करके सीधे लिखना है कि यह यहाँ नहीं रहता है। मोबाइल ऐप में भी वही ऑप्शन चुनेंगे कि यहाँ नहीं रहता है, क्योंकि जब तक 6 सदस्य को नहीं भरेंगे, क्योंकि उस परिवार में 6 सदस्य था और 3 सदस्य का डाटा आपको मिला और 3 सदस्य जो है वो गलत बता दिया था, तो उसका तो गलत बताया तो हम गलत नाम भरेंगे ना। अब उसका ओरिजिनल नाम हम कहाँ से लाएंगे,
तो उस गलत नाम के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे कि यह यहाँ नहीं रहता है, और मोबाइल ऐप में भी क्या करेंगे, वहाँ पर चुनेंगे कि यह यहाँ नहीं रहता है। जब पूरे 6 सदस्य का डाटा आप भरेंगे तब वहाँ पर क्या होगा, मोबाइल ऐप में आपको सबमिट होगा। 3 गो को भरने से वह सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये था जब संख्या कम हो गया तो। अब जब संख्या अधिक हो जाता है, जब अधिक हो जाए तब क्या करेंगे, हो सकता है कि उस समय कम संख्या बताया था लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, हम लोग जो है सो ज़्यादा है। जब संख्या ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पर्यवेक्षक को उसका नाम जोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है कि 15 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए प्रपत्र कैसा होगा। अभी जो आपको प्रपत्र मिला है, गणना प्रपत्र मिला है, उसमें सभी प्रपत्र का एक यूनिक सीरियल नंबर है। अब इस प्रपत्र पर क्या है कि 15 सदस्यों के लिए भरने का इसमें कॉलम बना हुआ है। इसमें केवल 15 सदस्य का ही डाटा भर सकते हैं और इसके अलावा 16वां इसमें एंट्री नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 15 के नीचे, मान लीजिए कि किसी परिवार में 16 सदस्य है तो चलो भाई 15 है ना तो एक नीचे हम लाइन बना देते हैं, कदापि नहीं, ऐसा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि 16वां सदस्य जो होगा उसका कंटिन्यूअस पेपर पर मिलेगा। तो कंटिन्यूअस पेपर जो मिलेगा उसमें क्या होगा, उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्योंकि उस पर जब सीरियल नंबर लिखा रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि हर एक का सीरियल नंबर रहेगा, तो हर एक सीरियल नंबर को वहाँ पर जब मोबाइल ऐप में डालेंगे तभी उस पर डाटा भर सकते हैं। जब यहाँ 15 सदस्य भर दिए हैं और उसी परिवार से संबंधित है तो मोबाइल ऐप में आपको बता रहा है कि 17 सदस्य है, तो 17 सदस्य के लिए आपको फार्म संख्या एक ही नहीं डालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि उसमें 2 फार्म संख्या डाला जाएगा। इसलिए क्या है, जो कंटिन्यूअस पेपर मिलेगा उसमें क्या सीरियल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 15 सदस्य अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए प्रपत्र। अब इसके बाद आता है कि रेंटर के लिए आवासीय स्थिति क्या होगा। देखा जाए पहले ही हिदायत कर दिया गया था कि जो रेंटर पर है उनकी गणना उनके अपने निवास स्थान पर की जाएगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन बन रहा है कि कुछ ऐसे सदस्य हैं जिसके पास कुछ नहीं है, आवासीय भूमि भी नहीं है, कृषि भूमि भी नहीं है, यानी अपना उसके पास कुछ नहीं है, वो क्या कर रहा है कि रेंटर पर रह रहा है। तब जब उसके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो आवासीन है यानी बेघर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो बेघर में हो जाएगा। इसके बाद आता है कि ऐप में एंट्री करते समय फॉर्म संख्या गलत हो गया। देखिए एक प्रगणक फ़ोन किए थे कि जब हम प्रपत्र भर रहे थे, प्रपत्र नहीं, मोबाइल ऐप में जब एंट्री कर रहे थे तो किसी दूसरे परिवार का जो प्रपत्र था उसका सीरियल नंबर हमने एंट्री कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आप सबमिट नहीं किए हैं तब तो आप बच रहे हैं, लेकिन जब आप सबमिट कर देंगे तो ये फिर चेंज नहीं हो पाएगा। देखा जिससे बचने का क्या उपाय, यदि आप मोबाइल ऐप में फॉर्म संख्या दूसरे परिवार का यदि एंट्री कर दिए हैं, 2-3 सदस्य का डाटा भी भर दिए हैं लेकिन सबमिट नहीं किए हैं, तब क्या करना है आपको मोबाइल का जो कैंसिल बटन है उसको दबा करके बैक में आना है। जब बैक में आएंगे तो जब यहाँ पर स्टार्टिंग में पहुँच जाएंगे जहाँ पर फॉर्म संख्या भराता है वहाँ पर आप उसको हटा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लिया जाए कि सभी सदस्य का डाटा आप भर दिए, अब अचानक याद पड़ा कि हमने तो किसी दूसरे फैमिली का जो है ना सीरियल नंबर डाल दिया, फार्म का सीरियल नंबर किसी दूसरे फैमिली का डाल दिया और जो है इसमें परिवार के सदस्य जो है सो दूसरा कोई है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब आप सबमिट नहीं किए हैं तब वहाँ पर क्या होगा कि रिव्यू एंड जब सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर सभी सदस्यों को आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करेंगे तो फिर आपको बैक में जाएगा, फिर वहाँ से आप बैक में जाइए, इसी तरह से बैक होते चल जाइए तो आपको कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पर आप फार्म संख्या भरे थे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर उस फार्म संख्या को आप हटा सकते हैं। तो यही कि सबमिट कर देने के पहले जो है ना आप इसको सुधार सकते हैं, और सबमिट कर देंगे तो फिर वो सुधर नहीं पाएगा।